नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे मोदी सरकार के पुष्प प्रचार की, अखिलेश के तीखे सवाल की, जानेंगे कि आरोग्य सेतु ऐप की विश्वसनीयता पर किसने उठाए सवाल और महाराष्ट्र में क्यों गरमाई सियासत, और आखिर में बात बीजेपी शासित राज्यों में फेल होती आयुष्मान योजना की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार, कहा कांग्रेस सरकार के कारण राज्य में खराब हुए स्वास्थ्य हालात। कांग्रेस को हटाकर बीजेपी सरकार बनवाने वाले लीडर हैं असली हीरो। ट्रेनें उड़ानें 17 मई तक रहेंगी बंद। देश में पहली बार राज्यों के बीच पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधन 57 दिन तक रहेंगे बंद। एक से दूसरे राज्य में सड़क से भी नहीं जा सकेंगे लोग। देश में लागू बंद में ग्राहकों को D2H ने दिया गिफ्ट, केवल ₹1 में कई सर्विसेज लाया D2H। कंपनी ने ग्राहकों को दिया यू प्रॉमिस वी रिज्यूम प्लान। देश में अप्रैल में नहीं बिका एक भी स्मार्टफोन, पूर्णबंदी के ऐलान से पहले से ही बंद है सैमसंग, शाओमी, रियलमी समेत कई ब्रांड्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। मार्च के महीने में स्मार्टफोन शिपमेंट में 19% की आई थी गिरावट। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एक और भारतीय सेनाएं मौजूदा मुसीबत के समय इस विपदा से लड़ रहे योद्धाओं पर पुष्प वर्षा कर रही हैं, तो दूसरी ओर प्रवासी कामगारों की लंबी कतार लगी हुई है। भूखे प्यासे लोग घर जाने की उम्मीद में हजारों की संख्या में सड़कों पर बैठे हुए हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी, लेकिन उनका रुख करने से पहले देखिए रिपोर्ट। विपदा के समय लोगों की जान बचाने वालों पर हेलीकॉप्टर से मोदी सरकार पुष्प वर्षा करवा रही है। इन योद्धाओं का सम्मान होना भी चाहिए, लेकिन क्या इन सब चीजों के लिए ये सही समय है? देश पहले ही मुसीबत के दौर से गुजर रहा है। अगर पुष्प वर्षा का काम सरकार बाद में करवाती तो क्या हो जाता? ये सवाल बड़ा है और मध्य प्रदेश कांग्रेस को सरकार का पुष्प वर्षा करवाना खटक रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर इसे सरकार का प्रचार स्टंट बताया है। गुजरात में बेबस श्रमिकों की लंबी रफ्तार, न भोजन, न पानी, न छत, न अपनी जमीन। मोदी जी फूल बरसाने के प्रचार स्टंट की जगह सेना को इन गरीबों को भोजन पानी देने और सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी दीजिए। आपके बरसाए फूल इन लाचारों के घाव पर गर्म नमक है। दरअसल मौजूदा मुसीबत से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सम्मान पूरे देशवासियों के दिल में है। हाँ, कई जगहों पर स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कुछ घटनाएं जरूर सामने आई हैं। उसके लिए कानून कड़ा कर दिया गया है, लेकिन मोदी सरकार को तो हर बात का बखान ही करना है। कभी ताली और थाली बजवानी है तो कभी दिए और मोमबत्तियां जलवानी है, जिस पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। राजीव जी, एक और भूखे प्यासे कामगार सड़कों पर लाइन लगाकर बैठे हैं, तो दूसरी ओर मोदी सरकार अपना पुष्प प्रचार करने में लगी हुई है। क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास मौजूदा मुसीबत से पार पाने के लिए ताली थाली दिए और पुष्प प्रचार के अलावा भी कोई ठोस रणनीति है? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए मीनाक्षी, मौजूदा महामारी का भयावह संकट देश पर छाया हुआ है, लेकिन इससे निपटने के पुख्ता इंतजाम करने की जगह जनता को नए नए तमाशों में उलझाया जा रहा है। तमाशों की नई ऊंचाइयां रची जा रही हैं। इस बार सेना ने मोर्चा संभाला और देश की चारों दिशाओं में अस्पतालों और पुलिस हेडक्वार्टर्स पर फूल बरसाए। ऐसे भी डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिसकर्मियों और वो तमाम लोग जो दिन रात किसी न किसी तरह इस महामारी के प्रसार को रोकने और मरीजों के इलाज में लगे हुए हैं, उनके लिए देश को हमेशा हमेशा के लिए शुक्रगुजार होना ही चाहिए। अगर ये फूलों की बारिश नहीं होती तो क्या उनका सम्मान कम हो जाता? इतने सारे हेलीकॉप्टर्स के उड़ने और चारों दिशाओं में फूल बरसाने का काम मुफ्त में तो हुआ नहीं होगा। एक तरफ तो आप पीएम केयर्स फंड के पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी शाह खर्ची कर रहे हैं। जिन हेलीकॉप्टरों को फूल बरसाने के लिए उड़ाया गया, क्या उनका बेहतर इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों को उनके गांवों तक पहुंचाने के लिए या राशन पहुंचाने के लिए या दवाइयों को सुदूर इलाकों में पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता था? देश को इस वक्त पीपीई और टेस्टिंग किट्स की ज्यादा जरूरत है। इलाज के लिए अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है। क्या इन सब का इंतजाम होने के बाद फूल बरसाए जाते तो वो धन्यवाद ज्ञापन का बेहतर तरीका नहीं होता? लेकिन जैसा कि मात्र 4 घंटे का समय देकर पहला लॉकडाउन और उसके बाद दूसरा और अब तीसरा लॉकडाउन करके बिना प्लानिंग के सरकार आगे बढ़ रही है, उससे तो यही लगता है कि इन सब पर कोई सवाल न उठाए, उसके लिए लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। दरअसल मोदी सरकार फूल बरसाकर जनता को यह भ्रम दे रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक तभी होगा जब सही फैसले लिए जाएंगे। टालने से समस्या बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी और आम आदमी ज्यादा मुश्किल में आएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी के तीसरे चरण की घोषणा करने से पहले दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को घर भेजने का इंतजाम किया है। श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलवाई है, लेकिन अब सरकार का यह कदम भी सवालों के घेरे में है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की माने तो सरकार गरीब बेबस श्रमिकों को घर भेजने के बदले उनसे पैसे वसूल रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 40 दिनों से घर जाने की राह देख रहे श्रमिकों के लिए जब सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाई तो इसे श्रमिकों के लिए बड़ी राहत माना गया। लेकिन अब जो आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं, उसके बाद बीजेपी सरकार की श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने को लेकर बनाई गई नीतियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या कामगार स्पेशल ट्रेन से घर पहुंचने के लिए पैसे दे रहे हैं और क्या बीजेपी सरकार गरीब बेबस श्रमिकों से पैसे वसूल रही है। ये दोनों सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तो सरकार पर ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ट्रेन से वापस घर ले जाए जा रहे गरीब बेबस श्रमिकों से बीजेपी सरकार द्वारा पैसे लिए जाने की खबर बेहद शर्मनाक है। आज साफ हो गया है कि पूंजीपतियों का अरबों माफ करने वाली भाजपा अमीरों के साथ है और गरीबों के खिलाफ। विपत्ति के समय फायदा उठाना सूदखोरों का काम होता है, सरकार का नहीं। दरअसल कई राज्यों ने प्रवासी कामगारों को गृह राज्य पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाई थी। रेलवे बोर्ड ने स्लीपर क्लास के किराए के अलावा सभी क्षेत्रों से 50 रुपए प्रति यात्री किराया लेने के लिए सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में कहा गया है, अतिरिक्त शुल्क में से 30 रुपए सुपरफास्ट चार्ज और 20 रुपए अतिरिक्त चार्ज है, यानी किराए के अलावा रेलवे 50 रुपए अतिरिक्त शुल्क वसूलेगा। लेकिन रेलवे ने ये भी साफ किया कि यात्रियों को रेलवे से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकारें अपनी ओर से समन्वय और भुगतान करेंगी। लेकिन कई जगह से जब मजदूरों से पैसे लेने का मामला सामने आया तो अखिलेश का गुस्सा फूट पड़ा। अब अखिलेश के तल्ख तेवर पर सरकार क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। श्रमिकों के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन में कामगारों से किराया वसूलने को लेकर अखिलेश केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं सवाल तो आरोग्य सेतु ऐप की विश्वसनीयता पर भी खड़े हो रहे हैं। दरअसल देश में मौजूदा स्वास्थ्य हालात से निपटने के लिए सरकार लगातार मंथन कर रही है और इसी के मद्देनजर मोदी सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया और लोगों से इसे डाउनलोड करने की अपील की। लेकिन जब इस ऐप को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आवाज उठाई तो बीजेपी ऐसी तिलमिलाई कि कांग्रेस को ही घेरना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य परेशानी के बीच केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया। जनता से इस ऐप को डाउनलोड करने की अपील भी की। जनता ने सरकार की बात भी मानी और करोड़ों लोगों ने ऐप को डाउनलोड भी किया। लेकिन अब ये ऐप भी सवालों के घेरे में आ गया है। जी हां, आरोग्य सेतु ऐप को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। राहुल ने ट्वीट किया, आरोग्य सेतु ऐप एक अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली है जिसे निजी ऑपरेटर को आउटसोर्स किया गया है और कोई संस्थागत निगरानी नहीं है। इससे डेटा सुरक्षा और निजता को लेकर चिंताएं खड़ी हो रही हैं। प्रौद्योगिकी हमें सुरक्षित रहने में मदद कर सकती है, लेकिन भय का लाभ उठाकर लोगों को उनकी सहमति के बिना ट्रैक नहीं किया जाना चाहिए। राहुल के इस बयान से बीजेपी बौखला उठी और कहा, श्रीमान गांधी, वक्त आ गया है कि आप अपना ट्वीट ऐसे लोगों को आउटसोर्स करना बंद कर दें जिनको भारत की समझ ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट में कहा, हर दिन एक नया झूठ। आरोग्य सेतु ऐप शक्तिशाली सहयोगी है जो लोगों की सुरक्षा करता है। इसमें डेटा सुरक्षा की ठोस व्यवस्था है। जो लोग जीवन भर निगरानी करने में जुटे रहे, वे नहीं समझ सकते कि प्रौद्योगिकी का अच्छे कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने आरोग्य सेतु ऐप को निजी ऑपरेटर को आउटसोर्स किए जाने को खारिज करते हुए कहा, इसमें डेटा की हिफाजत की ठोस व्यवस्था है, यानी आरोग्य सेतु ऐप को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। अब ये घमासान कहां जाकर थमता है, ये देखना होगा। अब आरोग्य सेतु ऐप को लेकर भले ही सरकार आश्वस्त नजर आ रही हो, लेकिन विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर महाराष्ट्र में भी नजर आ रही है, जहां महाविकास आघाड़ी सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र यानी कि IFSC को मुंबई से गुजरात शिफ्ट करने को लेकर राज्य का सियासी पारा गरमाता जा रहा है। महाविकास आघाड़ी सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। महाराष्ट्र में जब से बीजेपी की सत्ता से विदाई और महाविकास आघाड़ी सरकार की सत्ता में एंट्री हुई है, तब से बीजेपी और सत्ताधारी दल आमने सामने हैं और अब एक और मामला सामने है जिसने सूबे का सियासी माहौल गरमा दिया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र IFSC को मुंबई से गुजरात के गांधीनगर में स्थानांतरित करने की खबर से महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।
सत्ताधारी गठबंधन ने जहां इसके लिए बीजेपी को घेरा, वहीं बीजेपी ने इसका दोष कांग्रेस एनसीपी पर मढ़ा है। केंद्र सरकार ने सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए आईएफएससी शुरू करने की घोषणा की थी और इसका मुख्यालय मुंबई में बनाया जाना था, लेकिन अब सरकार ने अपनी योजना चेंज कर दी है और इसका मुख्यालय मुंबई की बजाय गुजरात के गांधीनगर में बनाने का फैसला किया है। इसे लेकर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का कहना है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का महत्व कम करने के लिए मोदी सरकार ने आईएफएससी को मुंबई से गांधीनगर स्थानांतरित किया है। पवार ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हैं, वो एक बार अपने फैसले पर फिर से विचार करें। देश की आर्थिक राजधानी का दर्जा मुंबई को बनाए रखें। केंद्र सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए शिवसेना के सांसद राहुल शेवाले ने कहा, अगर आईएफएससी मुंबई में नहीं बना तो मुंबई से दिल्ली को मिलने वाले टैक्स कलेक्शन को रोक दिया जाएगा। मुंबई देश की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है, इसीलिए आईएफएससी गुजरात की बजाय मुंबई में ही बनाया जाना चाहिए। वहीं इस मसले पर बीजेपी ने कांग्रेस एनसीपी को घेरा। बीजेपी ने कहा कि पहले सत्ताधारी दल अपने गिरेबान में झांक कर देखे। फडणवीस ने कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति ने आईएफएससी की जरूरत बताते हुए 2007 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। उसके बाद 7 साल तक केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगह कांग्रेस नीति सरकार होते हुए भी न तो राज्य कांग्रेस ने मुंबई में आईएफएससी की स्थापना का प्रस्ताव भेजा, न केंद्र ने उस पर विचार किया। जबकि 2007 के वाइब्रेंट गुजरात समिट में ही गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद को आईएफएससी के रूप में विकसित करने की घोषणा कर दी थी। वहां 2012 में इसकी योजना तैयार होकर इस पर काम भी शुरू हो गया था। 2015 में भारत सरकार ने आईएफएससी के संचालन के लिए कानून बनाया। उसके बाद ही अहमदाबाद और बीकेसी मुंबई दोनों के प्रस्ताव केंद्र को भेजे गए थे। महाराष्ट्र सरकार तो आईएफएससी को मुंबई से शिफ्ट करने को लेकर केंद्र से कई सवाल कर रही है, लेकिन इसके अलावा केंद्र सरकार के सामने एक सवाल और भी है। सवाल ये है कि आखिर स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने की परमिशन कब से दे दी जाए। खबर है कि अब जब भी स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो पहले से बदले नजर आएंगे। आखिर मौजूदा स्वास्थ्य हालात से क्या होगा स्कूल कॉलेज में बदलाव, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि मौजूदा हालात के टलने के बाद समाज में किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे? स्वास्थ्य मुसीबत से निजात मिलने के बाद जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो स्कूल कॉलेज के किन नियमों में बदलाव होगा? दरअसल एचआरडी मंत्रालय स्कूल कॉलेजेस के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की नई गाइडलाइन तैयार कर रहा है, जिसमें क्लासरूम में बैठने से लेकर मेस, लाइब्रेरी, हॉस्टल और कैंटीन तक के नियमों में बदलाव किया जा सकता है। बदले नजर आएंगे स्कूल कॉलेज। स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली और स्पोर्ट्स एक्टिविटी बंद की जा सकती है। स्कूल बस, वॉशरूम और कैफेटेरिया के लिए भी नियम बन सकते हैं। समय समय पर पूरी इमारत को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म के साथ मास्क पहनना भी जरूरी किया जा सकता है। नई गाइडलाइन में छात्रों और स्टाफ की हिफाजत के लिए जरूरी सुझाव शामिल होंगे। एचआरडी मंत्रालय के एक अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक गाइडलाइन तैयार होने के बाद राज्यों से साझा की जाएगी, ताकि वो स्कूल कॉलेज खुलने से पहले तैयारी कर सकें। गाइडलाइन फॉलो करवाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी जाएगी। अब देखना होगा कि स्कूल कॉलेज खुलते कब हैं, क्योंकि फिलहाल तो स्कूल कॉलेज खुलने के आसार नजर नहीं आ रहे। हाँ, इतना जरूर होगा कि जब भी स्कूल कॉलेज खोलेंगे तो बदले से जरूर नजर आएंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात बीजेपी शासित राज्यों में फेल होती आयुष्मान योजना की। सरकार की आयुष्मान योजना का मकसद आम लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। पीएम मोदी अक्सर इस योजना का बखान करते नजर आए हैं, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत पर नजर डालें तो पता चलता है कि सरकारी कर्मचारियों को ही इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। जी हां, बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड में सरकार ने 2 साल पहले कर्मचारियों को इस योजना से जोड़ने की कोशिश जरूर की, लेकिन अभी भी कर्मचारी इस योजना से दूर हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आयुष्मान योजना का बखान करते नहीं थकते, उस योजना का लाभ अगर बीजेपी शासित राज्यों में ही ना मिले तो दूसरे राज्यों का हाल क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा। दरअसल आयुष्मान योजना की जो कहानी केंद्र सरकार ने सुनाई है, उसकी हकीकत बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड से सामने आई है। जी हाँ, राज्य सरकार ने 2 साल पहले उत्तराखंड के करीब 3 लाख कर्मचारियों को इस योजना से जोड़ने की घोषणा तो कर दी, लेकिन 2 साल बाद भी ना तो कर्मचारियों के आयुष्मान योजना के कार्ड बन पाए हैं और न ही योजना को लेकर किसी तरह की नियमावली तैयार की गई है। पिछले 2 साल से पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारी इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनके मेडिकल बिल पेंडिंग हैं।
पुरानी मेडिकल योजना तो बंद हो गई, जिसकी वजह से मेडिकल सुविधा का फायदा कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणेंद्र चौहान इसके लिए पूर्णबंदी को जिम्मेदार बता रहे हैं। चौहान का कहना है कि अब तक आयुष्मान योजना का लाभ लोगों को जरूर मिल जाता अगर बीच में पूर्णबंदी न हुई होती। लोगों की सैलरी से ही मेडिकल फंड कटेगा और पहले की तरह मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। अब 2 साल से तो योजना की नियमावली तक नहीं बन पाई और अब अधिकारी 40 दिनों की पूर्णबंदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अरुणेंद्र चौहान ने आश्वासन भी दिया है। उनका कहना है कि पूर्णबंदी खुलते ही पहली प्राथमिकता में सरकारी कर्मचारियों के आयुष्मान कार्ड ही बनेंगे। सरकार ने पहली प्राथमिकता में आयुष्मान योजना का लाभ हर आदमी को देने का फैसला लिया है, इसीलिए उस पर काम चल रहा है। अब न जाने कब पूर्णबंदी हटेगी और कब कर्मचारियों के कार्ड बनेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर 2 साल से सरकार कहां सो रही थी। योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों को देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन योजना की समीक्षा समय समय पर क्यों नहीं की गई। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।